तो हाय गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर्कल। तो गाइस नीट 2024 स्टूडेंट्स, अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हो तो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं 20 मिनट्स रिवीजन सीरीज। वेल इसके अंदर वीक में आप लोगों को 2 चैप्टर्स मिलेंगे। तो इस अकॉर्डिंग अप्रैल एंड होते होते मैं आप लोगों को पूरे केमिस्ट्री के जितने भी हमारे 21 चैप्टर्स हैं सभी का रिवीजन दे दूंगा और इस रिवीजन के साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो जैसे ये वीडियो आप देखोगे, वीडियो खत्म करते करते आपको टेलीग्राम चैनल पर इसके नोट्स आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगे एंड रिवीजन के साथ साथ मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा। तो वेल ये एक बहुत अच्छा तरीका है हमारे स्कोर को 0 से 150 ले जाने का। वेल मैंने अभी जो पहले एक वीडियो डाला था उसके अंदर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई थी कि ये जो आप मेरे साथ 20 मिनट्स रिवीजन कर रहे हो, इसके साथ आप लोगों को एनसीईआरटी को थरली सॉल्व करना है, आपको एनसीईआरटी फिंगर टिप्स जैसी बुक्स को सॉल्व करना है और आपको बहुत सारे पीवाईक्यूज करने हैं। तो ये 3 चीजें अगर आप मेरे इस 20 मिनट्स रिवीजन के साथ कर लोगे तो आप ये मान के चलो कि आपके नीट का स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। और कुछ भी हालत में अगर आप अपने नीट में 150 केमिस्ट्री में ले आते हो तो आप एक सेफ स्कोर को बहुत आसानी से अचीव कर सकते हो। तो चलो टाइम वेस्ट किए बिना हम आगे बढ़ते हैं और हमारे केमिस्ट्री सर्कल पर हमारी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन चैनल है बेटा आप लोगों के जेई और नीट की प्रिपरेशन के लिए। और ग्रेविटी सर्कल चैनल हमारा जो मेन चैनल है आप उसे सब्सक्राइब करके रख सकते हो अपनी बोर्ड्स और सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इसके अंदर मैं आपको नोट्स देने वाला हूँ। चलो तो गाइज हम वही चीज पढ़ेंगे जो हम लोगों के नीट में बहुत ज्यादा काम की है। हम ऐसी चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे जो फालतू हमारा टाइम वेस्ट करे। तो गाइज शुरुआत ही करेंगे हम सीधे इस चैप्टर में एटॉमिक मास से। तो बेसिकली एटॉमिक मास का मतलब होता है कि आपके एक एटम के अंदर बेसिकली कितने पार्टिकल्स हैं और उन पार्टिकल्स का मास क्या है, मतलब टोटल मास जो कि आपके एक एटम के अंदर होगा, दैट इज एटॉमिक मास। लेकिन आप सभी लोग जानते हो कि एटॉमिक मास को वे करना साइंटिस्ट के लिए बहुत मुश्किल था। तो इस वजह से उन्होंने एक यूनिट बनाई जिसका नाम है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट का मतलब होता है इट इज द मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम। यानी साइंटिस्ट ने एक कार्बन का एटम लिया जिसका एटॉमिक मास 12 ग्राम सोचा गया और उसे बोला गया स्टैंडर्ड। अब इस कार्बन के एटम के मास को जब हम 1/12 टाइम डिवाइड कर देंगे तो वो निकल कर आ जाएगा 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर, जिसकी वैल्यू यानी 1 एटॉमिक मास की वैल्यू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम से। यानी कि आप यहां पर एक बात ध्यान रखो कि जो आपका एक कार्बन का एटम होता है वो एक कार्बन का एटम 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम्स के बराबर होता है। तो जब इसको हम लोगों ने देखा तो ये एक कार्बन के एटम का मास हो गया। अब जब इसको आप लोग 12 से डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 एटॉमिक मास का मतलब होता है एक कार्बन के एटम के मास को जब आप लोग 12 से डिवाइड कर दोगे तो 1 AMU के बराबर होगा। और अब इस 1 AMU के अकॉर्डिंग ही हम सभी का मास निकालते हैं। जैसे अगर आपसे कोई बोलता है कि भाई ऑक्सीजन का मास बताओ तो आप बोलते हो ना ऑक्सीजन का मास 16 है, तो 16 ग्राम्स होता है क्या? नहीं, वो 16 U होता है, AMU। चलिए अगली टर्म आती है एवरेज एटॉमिक मास, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो। तो वो एटॉमिक मास डिफरेंट होने की वजह से आप क्या मास बताओगे दुनिया को कि भाई क्लोरीन का मास 35 होता है या क्लोरीन का मास 37 होता है? तो हम क्या कहेंगे यार, ना तो हम 35 बोलेंगे ना तो हम 37 बोलेंगे, हम देखेंगे कि इन्वायरमेंट में उनका कितना परसेंटेज अबंडेंस है। तो जैसे हमें मालूम पड़ा कि हमारा जो क्लोरीन है जिसका मास 35 है उसका परसेंटेज अबंडेंस इस दुनिया में 75 है। तो हमने लिखा 75% मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 35। देन हमने बोला वो क्लोरीन का आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास 37 है उसका एनवायरनमेंट में परसेंटेज अबंडेंस 25 है। तो टोटल परसेंटेज हो गया 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको वैल्यू मिलेगी 3550 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 35.5। तो 35.5 U आपके क्लोरीन का मास हो गया।
तो वो हम लोग जो भी मास बताते हैं वो हम मोस्टली एवरेज एटॉमिक मास बताते हैं, क्योंकि इस दुनिया में आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। देन कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आप लोगों को याद रखने हैं, बार बार रिवाइज करने हैं, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम लंबी अप्रोच ना सॉल्व करते हुए सीधे फॉर्मूला लगाकर भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर आपको किसी का इक्विवेलेंट मास पता हो तो आप उसके इक्विवेलेंट मास को वैलेंसी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एटॉमिक मास मिल जाएगा। गाइस इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका मैं आपको आगे सिखाऊंगा, लेकिन अभी इक्विवेलेंट मास को जरा याद कर लो। एटॉमिक मास निकालने का एक और तरीका है, आपके पास में अगर मोलिकुलर मास हो तो आप उसको उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी से डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि मेरे पास में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का मास मैं जानता हूं कि O2 का मास कितना होता है, O2 का मास होता है 32, तो 32 हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास, और मैं जानता हूं कि O2 की एटॉमिसिटी होती है 2। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर इसमें मॉलिक्यूलर मास 32 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 16, दैट इज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। अगर मुझे मोलर मास निकालना हो या मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो मैं 2 इंटू वेपर डेंसिटी भी कर सकता हूं। क्वेश्चंस में वेपर डेंसिटी गिवन होती है, आप बस उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। लाइक मीथेन की वेपर डेंसिटी होती है 8, तो अगर आप मीथेन की वेपर डेंसिटी 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, 16। तो मीथेन का मोलर मास हो गया, मॉलिक्यूलर मास हो गया 16। ठीक है, चलिए अब मोल कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। गाइस मोल कॉन्सेप्ट का सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है कि 12 ग्राम कार्बन के अंदर जितने पार्टिकल्स हों उतने ही पार्टिकल्स आपके सब्सटेंस के गिवन अमाउंट के अंदर होने चाहिए। यानी कि मैं ये जानता हूं कि 12 ग्राम कार्बन के अंदर हमेशा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। तो ऑक्सीजन के अंदर अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई ऑक्सीजन के अंदर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स अगर होंगे तो उन पार्टिकल्स का वजन ऑक्सीजन में कितना होगा, तो मैं बोलूंगा 32 ग्राम्स O2। 32 ग्राम्स O2 अगर मैंने लिया तो 32 ग्राम्स O2 के अंदर भी इतने ही पार्टिकल्स होंगे। तो बेसिकली मोल एक प्रकार की यूनिट है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बताती है माइक्रोस्कोपिक एंटाइटीज के अंदर, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल, आयन। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे कि इस दुनिया में 1 मोल के अंदर हमेशा आपको 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स दिखाई देंगे, जिसे आप Na यानी एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। दूसरा, अगर आप इतने सारे पार्टिकल्स को जोड़ने के लिए या निकालने के लिए जाओगे तो रात हो जाएगी। रात छोड़ो, तुम्हारी 7 पुश्तें निकल जाएगी, हम उसे निकाल ही नहीं पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं मोलर मास। मोलर मास इज नथिंग बट, अगर आप मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में ले आओ तो वो मोलर मास के बराबर हो जाता है। लेकिन एक बात यहां पर ध्यान रखना, रिमेंबर 1 ग्राम इज नॉट इक्वल टू 1 U और 1 AMU। वो आप सभी लोग जानते हो कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ये शेयर एकदम जिसको बोलना चाहिए कोइंसिडेंस है कि मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास की मैथमेटिकल वैल्यू बराबर है। क्या बोला मैंने, एक कोइंसिडेंस है कि मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास की मैथमेटिकल वैल्यू सेम है, दोनों की यूनिट अलग होती है। मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम्स पर मोल, यानी कि एक मोल में कितने ग्राम, और ये लकीली कोइंसिडेंटली मॉलिक्यूलर मास के मैथमेटिकल वैल्यू के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल मैं जानता हूं कि मेरे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32 होता है, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास इज 32 AMU। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन 1 मोल ले लूं तो मैं जानता हूं 1 मोल ऑक्सीजन में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। लेकिन मैं ये बात भी जानता हूं कि अगर मुझे 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए तो मैं इतने मॉलिक्यूल तो कभी काउंट नहीं कर पाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, उसका जो मोलर मास है, मॉलिक्यूलर मास है 32, इसको मैं ग्राम्स में ले लूंगा।
तो ये जो 32 ग्राम लिखा है एक्चुअली ये मैंने मोलर मास लिखा है। यहां पर 32 AMU और 32 ग्राम का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ये कोइंसिडेंटली सेम है, ठीक है। अच्छा, अगर हम गैसेस की बात करें तो 1 मोल गैस इज ऑलवेज इक्वल टू 22.4 लीटर्स। चलिए परसेंटेज कंपोजिशन की बात करते हैं। तो गाइस फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में एक कंपाउंड आ गया जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और इसमें बोला गया कि कैल्शियम का परसेंटेज कंपोजिशन कितना है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले CaCO3 का मोलर मास निकाल लेंगे और CaCO3 का मोलर मास होता है 100 और कैल्शियम का मोलर मास होता है 40। तो 40 अपॉन 100 इंटू 100 यानी कि मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड जो कि है 40 कैल्शियम का यहां पर, और मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, इस पूरे कंपाउंड का मोलर मास है 100। तो यहां पर 100 कट गया तो यहां पर आपका आंसर आ गया 40%। तो 40% कैल्शियम है कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर, ठीक है। अच्छा, अगला आता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला सिंपल रेशो बताता है किसी भी कंपाउंड का उसके मॉलिक्यूल के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास में ग्लूकोज है तो हम सब लोग जानते हैं ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 होता है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। लेकिन आप यहां पर देखो कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है, यानी 6:12:6 के रेशो में है। तो जब आप इस पूरी वैल्यू को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको 1:2:1 मिलेगा। तो देयरफॉर ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा CH2O। ये इसका सिंपल रेशो हो गया। लेकिन एम्पेरिकल फॉर्मूला के अंदर एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये सिर्फ अकेले ग्लूकोज का नहीं होगा, ये बहुत सारे लोगों का सेम हो सकता है। जैसे आप एसिटिक एसिड CH3COOH का भी एम्पेरिकल फॉर्मूला देखोगे तो सेम होगा, बस ये सिंपल रेशो बताता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है टोटल नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। यहां पर गाइस जब आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से जब आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे और जब आप एम्पेरिकल फॉर्मूला से एम्पेरिकल मास निकालोगे, एम्पेरिकल मास कैसे निकालोगे आप, इसका एम्पेरिकल मास कैसे निकालोगे, EM दैट इज कार्बन का मास 12, 2 हाइड्रोजन का मास 2 और 1 ऑक्सीजन का मास 16। तो कितना हो गया, टोटल हो गया 30U। तो 30 इसका एम्पेरिकल मास हो गया और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 180U। तो जब आप 180 को 30 से डिवाइड करोगे तो आपको n की वैल्यू मिल जाएगी 6। तो यहां पर n का मतलब क्या है, n का मतलब है कि जब मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बराबर हो जाए, तो वो हो जाएगा n, यानी आपको वो n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आता है गाइस अगला इज स्टोइशियोमेट्री। ना स्टोइशियोमेट्री का मतलब होता है कैलकुलेशन ऑफ मास। तो जब आप लोगों को एक केमिकल रिएक्शन दे रखी हो तो आप सबसे पहले उस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर लो। बैलेंस करने के बाद जब आप उस बैलेंस्ड इक्वेशन को यहां पर लिखोगे तो बैलेंस्ड इक्वेशन को लिखने के बाद अब आप देखो क्या क्या पता लगा सकते हो, क्योंकि यहां पर 1 मोल मीथेन है, 2 मोल ऑक्सीजन है। मतलब मेरे को ये समझ में आ गया कि अब कभी भी मुझे अगर मीथेन का 1 मोल दिया है तो मुझे उसके साथ 2 मोल ऑक्सीजन डालना पड़ेगा ताकि वो 100% रिएक्शन शो कर सके। तो 1 मोल मीथेन के साथ 2 मोल ऑक्सीजन जब मैं रिएक्ट करूंगा तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल वाटर मिलेगा, ये मुझे पता चल गया। अब मैं जानता हूं 1 मोल यानी एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23, यानी जब मैं 1 मोल मीथेन लूंगा मतलब इतने पार्टिकल्स लूंगा, 2 मोल ऑक्सीजन लूंगा तो 2 × Na लूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कितना बनेगा 1 मोल यानी 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स कार्बन डाइऑक्साइड के मिलेंगे और यहां पर आपको 2 × 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स आपको वाटर के मिल जाएंगे। 16 ग्राम मीथेन लूंगा क्योंकि 1 मोल यानी कि मोलर मास ऑफ मीथेन जो कि 16 होता है। 32 मोलर मास होता है ऑक्सीजन का, 32 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 64। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड यानी 44 ग्राम, 1 मोल वाटर यानी 18 ग्राम, लेकिन यहां पर 2 है तो 18 2 36, तो 36 ग्राम वाटर। और क्योंकि ये गैस की बात है तो 1 मोल यानी कि 22.4 लीटर गैस, 2 मोल यानी डबल, 1 मोल यानी 22.4, 2 मोल यानी कि 44.8 डबल। तो इस तरीके से आप स्टोइशियोमेट्री से कुछ भी पता लगा सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, यहां पर हम लोग स्टोइशियोमेट्री में
एक टर्म पढ़ते हैं जिसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। गाइस लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है वो रिएक्टेंट जो लेसर क्वांटिटी में मौजूद हो, रिएक्टेंट which is present in lesser quantity than required, उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। एंड इट अफेक्ट्स द फाइनल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑल्सो, प्रोडक्ट की फाइनल क्वांटिटी को भी ये अफेक्ट करेगा। जैसे कि आप यहां पर जानते हो कि 16 ग्राम मीथेन के लिए 64 ग्राम ऑक्सीजन कंपलसरी है, लेकिन अगर आपने 16 ग्राम मीथेन के लिए लेट्स इमेजिन यहां पर केवल 60 ग्राम ऑक्सीजन लिया, तो 60 ग्राम ऑक्सीजन लिया और चाहिए था 64, मतलब ऑक्सीजन यहां पर क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो क्या अब आपको एग्जैक्टली 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा? नहीं, इससे थोड़ा कम मिलेगा। क्या आपको एग्जैक्टली 36 ग्राम वाटर मिलेगा? नहीं, इससे थोड़ा कम मिलेगा। और पता कैसे लगाएंगे? सो देखो, आप जानते हो कि आपके पास में 60 ग्राम ऑक्सीजन है और आपको पता लगाना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, तो आपने लिखा x, लेकिन आप जानते हो कि स्टोइशियोमेट्री के हिसाब से अगर मेरे पास में 64 ग्राम ऑक्सीजन होगा तो वो गारंटी मुझे 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाकर देगा। अब जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा 60 इंटू 44 डिवाइडेड बाय 64। बस अब आप इसको सॉल्व कर लो तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो इतना आपको मिलेगा। इस तरीके से स्टोइशियोमेट्री के क्वेश्चंस मेरे प्यारे बच्चों आपको करने पड़ते हैं। ठीक है, कोई बात समझ में ऐसी जो नहीं आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हो। तो यहां पर मैंने एग्जांपल में लिया है, तो हम यहां पर लिख देते दैट वी हैव गिवन 60 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विथ 16 ग्राम ऑफ मीथेन, लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है बच्चों, चलिए अब डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, जैसे मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है आपके सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन में, मतलब इमेजिन करो आपका सॉल्यूशन आपने बनाया, सॉल्यूशन में आपके पास सॉल्यूट के कुछ मोल्स हैं और सॉल्वेंट के कुछ मोल्स हैं। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स आपने जोड़ दिए तो टोटल मोल्स हो गए। टोटल मोल्स काहे के हो गए? सॉल्यूशन के। तो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, तो वो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल कर देगा। सिमिलरली अगर आपको सॉल्वेंट के लिए निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह सॉल्वेंट लिख दो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कर दो। अगली टर्म होती है मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब होता है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, जिसका फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, W2 का मतलब होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, M2 का मतलब होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और GV का मतलब होता है गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये फॉर्मूला हो गया उसका। अगली टर्म आती है मोलैलिटी। मोलैलिटी का मतलब होता है 1 kg सॉल्वेंट के अंदर कितने मोल्स हैं सॉल्यूट के। तो W2 अपॉन M2 into 1000 अपॉन W1, W1 का मतलब होता है गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अच्छा यहां पर जो मोलैलिटी होती है आप हमेशा ध्यान रखना, मोलैरिटी इज ऑलवेज डिक्रीज जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दोगे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज होता है और वॉल्यूम और मोलैरिटी एक दूसरे के इनवर्स रिलेशनशिप में है, मोलैलिटी पर इसका कोई असर नहीं होता। और आप देखो नीट 2017 में यह सवाल भी आया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज जो आपको डायरेक्टली याद रखने, तो जैसा मैंने कहा था आपको कि इक्विवेलेंट मास में आगे पढ़ाऊंगा, तो इक्विवेलेंट मास का मतलब होता है किसी भी एटम का एटॉमिक मास ले लो या मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास ले लो, उसको n फैक्टर से डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको? इक्विवेलेंट मास। अब n फैक्टर क्या हो सकते हैं? अगर किसी एटम की बात कर रहे हो तो वैलेंसी, किसी बेस की बात कर रहे हो तो एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ H+ आयंस एक्सेप्टेड, एक बेस कितने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। जैसे NaOH, NaOH में कितने OH है बच्चों? 1 OH, तो वो 1 H+ को एक्सेप्ट कर सकता है, तो उसकी एसिडिटी हो गई 1। फॉर एग्जांपल AlOH3, इसमें 3 OH है तो ये 3 H+ को एक्सेप्ट करेगा तो इसकी एसिडिटी हो गई 3। वही बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ H+ आयंस डोनेटेड, यानी एक एसिड
कितने प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। जैसे कि आपके पास में एग्जांपल आया H2SO4, H2SO4, तो H2SO4 में से 2 H प्लस आयंस रिलीज होते हैं, तो देयरफॉर H2SO4 का n फैक्टर हो गया 2 और H2SO4 का मोलर मास होता है 98, तो देयरफॉर अगर आपको इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है तो आप लिखेंगे 98 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 49। 49 इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4। अगर आप किसी आयन की बात कर रहे हो तो उस पर चार्ज कितना है, और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप बात कर रहे हो रेडॉक्स रिएक्शन की। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में यहां पर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसमें आपके पास में MnO4 नेगेटिव है और ये कन्वर्ट हो गया Mn डाई पॉजिटिव के अंदर, तो यहां पर आप देखो यहां पर मैंगनीज पर +7 चार्ज था, यहां पर मैंगनीज पर +2 चार्ज है, तो यहां से यहां 5 इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्शन किया गया, तो यहां पर इस कंडीशन में n फैक्टर हो गया 5। तो यहां पर अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई n फैक्टर 5 है तो KMnO4 का इक्विवेलेंट मास कितना होगा, तो आप KMnO4 के मास को 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, यहां पर कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें 3 अलग अलग सॉल्यूशन जिनके वॉल्यूम भी अलग हो, मोलैरिटी भी अलग हो और वो सॉल्यूशन भी अलग अलग हो सकते हैं, उनको मिक्स कर दिया गया और बोला गया जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी पता लगाओ। तो यहां पर हम बोलेंगे सॉल्यूशन 1 जिसकी मोलैरिटी और उसका वॉल्यूम दे रखा है उसको मल्टीप्लाई कर दो, प्लस दूसरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी और उसके वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस तीसरा सॉल्यूशन की मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो। तो इन तीनों की जो आपको वैल्यू मिलेगी उसको ऐड कर दो और आपको ये तो पता चल जाएगा कि लाइक पहला सॉल्यूशन मैंने 50 ml लिया, दूसरा मैंने 100 ml लिया और तीसरा भी मैंने 50 ml लिया, तो टोटल कितना हो गया 50 100 50 यानी 200। तो नया सॉल्यूशन जो वॉल्यूम का है वो 200 ml है, तो 200 ml पता चल गया, तो आपको नए सॉल्यूशन की मोलैरिटी ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। अगला होता है गाइस पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि अगर आपके पास में कोई सॉल्यूशन में किसी कंपोनेंट का वॉल्यूम है, लाइक अगर आपने बोला कि मैंने 5 ग्राम NaCl को मिलाया 1000 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, तो 5 डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया आपने, मास ले लिया 5 ग्राम नमक इन 1000 ग्राम सॉल्यूशन इंटू 10⁶, यानी मिलियन से मल्टीप्लाई कर दो तो वो पार्ट्स पर मिलियन हो जाएगा। अच्छा, ये दो फॉर्मूले मोलैरिटी और मोलैरिटी डायरेक्ट निकालने के हैं, कब, जब आपको मोलैरिटी निकालनी हो और मोलैरिटी गिवन हो, डेंसिटी गिवन हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और अगर आपको मोलैरिटी निकालनी हो और मोलैलिटी एंड डेंसिटी गिवन हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो मोलैलिटी के लिए फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट होना चाहिए, इट शुड बी नॉट सॉल्वेंट क्योंकि ये M2 है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। और यहां पर भी इट शुड बी मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब देखो गाइस कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि आप देखो ये वाला क्वेश्चन आया था हमारे पास में नीट 2020 के अंदर कि आपको बोला गया था इनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसके पास है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसकी ट्रिक क्या है, इसके ट्रिक ये है कि जितना ज्यादा लेस होगा मोलर मास उतने ज्यादा हाई चांसेस होंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, और ये ट्रिक कब काम आएगी, इफ गिवन मास इज देयर। तो जैसे आपको इसका भी 1 ग्राम, इसका भी 1 ग्राम, इसका भी 1 ग्राम और इसका भी 1 ग्राम, सभी के 1 ग्राम दे रखे हैं, तो 1 ग्राम में अब आप देख लो कि सबसे कम मास किसका है, ऑब्वियसली लिथियम का सबसे कम है, इसलिए सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम लिथियम के होंगे। समझ में आ गई बात आप लोगों को। वैसे करने का ट्रेडिशनल तरीका मैंने आपको बता रखा है कि भाई 24 ग्राम अगर मैग्नीशियम होगा तो 24 ग्राम मैग्नीशियम के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे, तो 1 ग्राम मैग्नीशियम में कितने पार्टिकल होंगे, x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x की वैल्यू हो जाएगी 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 24। ऑब्वियसली इस वैल्यू को 24 से डिवाइड करना पड़ रहा था, छोटी वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली लिथियम में 6.022 10⁻23 को केवल 7 से डिवाइड करना पड़ा, तो छोटी वैल्यू है इसलिए बड़ा नंबर मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन देखो गाइस क्या आया था, अगला क्वेश्चन आया था
1 mole of carbon atom weigh 12 gram, so the number of atom in its equal to। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया इन लोगों ने, ये तो एकदम सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। हम लोग जानते हैं कि 1 मोल कार्बन यानी कि 12 ग्राम कार्बन, और 12 ग्राम कार्बन में ऑब्वियसली 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखो, यहां पर आपको बोला गया है कि x और y नाम के दो एटम है जो कंबाइन होकर XY2 नाम का मॉलिक्यूल और X3Y2 नाम का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो अगर मेरे पास में 0.1 मोल XY2 का वजन 10 ग्राम है और 0.05 मोल X3Y2 का वजन 9 ग्राम है, तो XY का एटॉमिक मास कितना होगा? तो इसके लिए आप पहले ये फॉर्मूला याद कर लो कि किसी के भी अगर आपको मोल्स गिवन हो तो मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड। और ये मास कौन सा मास? इट शुड बी गिवन मास। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको XY2 का गिवन मास दे रखा है 10 ग्राम, तो मैंने यहां पर लिखा 10 ग्राम। मैंने X को माना A और Y को माना B, तो क्योंकि Y के दो एटम है तो Y को माना 2B, तो ये इसका मॉलिक्यूलर वेट निकल गया कि X का मॉलिक्यूलर वेट A और Y का मॉलिक्यूलर वेट B, और Y के दो एटम इसलिए 2, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया। और मोल्स कितने दे रखे? 0.1। मैंने इससे इसकी इक्वेशन बनाई। सिमिलरली मैंने X3Y2 जो 9 ग्राम है और 0.05 मोल्स है, सेम तरीके से मैंने इसकी इक्वेशन बनाई, और इन दोनों इक्वेशन को जब मैंने सॉल्व करा वही अपने सिंपल मैथमेटिक तरीके से, तो A की वैल्यू 40 और B की वैल्यू 30 आ गई। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर गाइस डेंसिटी वाटर की 1 ग्राम है और उसके बेसिस पर आप बता सकते हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके पास है। ऑब्वियसली यहाँ पर आंसर 18 ml आएगा, क्योंकि 18 ml आपको वॉल्यूम दे रखा है, मास आपको पता नहीं, लेकिन डेंसिटी इसकी 1 ग्राम पर ml है, क्योंकि हम लोग जानते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो ml ml कट जाएगा और मास हो जाएगा 18 ग्राम, यानी 18 ग्राम वाटर के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे, और ये हमेशा 1 मोल के बराबर होगा। तो अगर आपको ऑप्शन में 10⁻³ मोल दे रखा है तो ये तो कम है, और हम लोग जानते हैं 1 मोल यानी 22.4 लीटर, लेकिन यह 22.4 लीटर नहीं है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। 18 ग्राम की जगह 0.18 ग्राम, तो ये भी नहीं हो सकता। तो 18 ml की सबसे ज्यादा वैल्यू होगी। अगला क्वेश्चन परसेंटेज कंपोजिशन पर है। आपको बोला गया है एक कंपाउंड में कार्बन 78% है और बाकी हाइड्रोजन है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? तो आप पहले एलिमेंट लिखो कार्बन और हाइड्रोजन, उनका परसेंटेज कंपोजिशन लिखो, और अब इनके परसेंटेज कंपोजिशन को ग्राम में लिख दो। तो 78% को 78 ग्राम, 22% को 22 ग्राम, और इनको इनके मोलिकुलर मास यानी एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो तो आपको मोल्स मिल जाएंगे। गिवन मास अपॉन मोलर मास यानी कि मोल्स। तो 78 डिवाइडेड बाय 12 6.5, 22 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि 22। अब 6.5 और 22 को सिंपल रेशो में ले जाने के लिए 6.5 को 6.5 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, और 22 को 6.5 से डिवाइड किया तो 3.3 यानी अप्रॉक्सीमेटली 3 आ गया। तो 1:3 यानी कि CH3 आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया। अगला क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया। अब देखो सबसे पहले आपने नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनिया बनाया, हाबर प्रोसेस लिखी। आप जानते हो कि 1 मोल नाइट्रोजन के लिए 3 मोल हाइड्रोजन और 2 मोल अमोनिया लगेगा, लेकिन आपके पास में क्वेश्चन में यह बोला गया है कि भाई मेरे को तो 20 मोल अमोनिया चाहिए। तो आप देखो 2 मोल अमोनिया के लिए 3 मोल हाइड्रोजन लगता है, तो 20 मोल अमोनिया के लिए 30 मोल हाइड्रोजन लगेगा। एज सिंपल एज दैट, बात खत्म, पैसा हजम, राइट। और अगला क्वेश्चन जो आपके पास में कि अगर आपके पास में एक मिक्सचर है 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड और 4.5 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड, अगर आपने उसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट किया तो जो गैस निकली उस गैस को आपने KOH पैलेट पे पास किया, तो जो कंपाउंड बचा उसका मास कितना है? तो सबसे पहले मैंने लिखा ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला, H2SO4 के साथ ट्रीट किया तो ये टूट गया, और टूटने पर कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर निकली। सॉरी, ये फॉर्मिक एसिड है यानी मीथेनोइक एसिड। फिर मैंने ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला लिखा C2H2O4, H2SO4 डाला तो CO, CO2 और H2SO4 निकला। अब हम सब लोग जानते हैं कि H2SO4 वाटर को अब्सॉर्ब कर सकता है, तो H2SO4 ने ये भी पानी को अब्सॉर्ब कर लिया, इसने भी पानी को अब्सॉर्ब कर लिया। अब हम लोग ये बात जानते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे KOH अब्सॉर्ब कर लेता है। देखो
तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड भी चला गया, मतलब पूरी की पूरी बात कार्बन मोनोऑक्साइड की हो रही है। अब आप देखो यहां पर क्वेश्चन में 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड है, तो 2.3 ग्राम फॉर्मिक एसिड को मैंने फॉर्मिक एसिड के मोलर मास यानी HCOOH का जब आप मोलर मास निकालोगे तो 46 आएगा, उससे डिवाइड किया तो इसके मोल्स है 1/20। अब जरा इक्वेशन देखो, यहां पर आपके पास में 1 मोल फॉर्मिक एसिड है, उससे 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है। तो जब आपके पास में ये 1 मोल होगा तो इससे 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। तो देयरफॉर यहां पर अगर आपके पास में फॉर्मिक एसिड 1/20 मोल्स है तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड भी 1/20 मोल्स निकलेगा। फिर हमने फॉर्मिक एसिड देखा कि जब फॉर्मिक एसिड 1 मोल था तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड भी 1 मोल निकलेगा। अब कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मिक एसिड के अलावा ऑक्सैलिक एसिड चेक करना पड़ेगा, सॉरी दिस इज ऑक्सैलिक एसिड। तो जब आपके पास में 1 मोल ऑक्सैलिक एसिड है तो 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है। ऑक्सैलिक एसिड का मास 90 है, गिवन मास 4.5 है, इसके मोल्स भी 1/20 हो गए, तो इससे भी कार्बन मोनोऑक्साइड 1/20 मोल्स निकलेगा। तो इससे भी 1/20 निकल रहा है, इससे भी 1/20 निकल रहा है, 1/20/1/20 यानी कि 1/10 मोल्स, यानी टोटल 1/10 मोल्स कार्बन मोनोऑक्साइड निकला। और कार्बन मोनोऑक्साइड का गिवन मास यानी कि मोलर मास 28 होता है। तो 28 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो जब आपको गिवन मास निकालना है तो आपको मोल्स से मोलर मास को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहां पर मोल्स है 1/10 और मोलर मास है 28, तो आंसर आ गया ना 2.8 ग्राम। तो 2.8 ग्राम लगाओगे और आगे बढ़ोगे। तो गाइस इस तरीके से आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में अलग अलग टाइप के सवाल आ सकते हैं, और पास्ट कुछ सालों में ऐसे ही सवाल आए हैं। ये नोट्स आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर फॉरवर्ड कर दूंगा। अब आप लोग इसकी प्रॉपर फॉर्मूला शीट जो मैंने इसके अंदर फॉर्मूले दिए हैं उन्हें एक पेपर पे लिखेंगे, उन्हें रिवाइज करेंगे और इसके जितने ज्यादा PYQs हो सके सॉल्व करने की कोशिश करो। जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं उनके सोल्यूशन देखो आपने कौन सा फॉर्मूला नहीं लगाया, कौन से फॉर्मूले में मिस्टेक करी, उसे वापस से सॉल्व करो। एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी को पूरी तरीके से सॉल्व करो। अगर आज से करना शुरू करोगे तो मेरे अगला वीडियो जो आने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ एटम को 20 मिनट्स में रिवीजन का, तब तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका होगा। तो अगर आप मेरे साथ पढ़ाई करते हो तो हम 20 मिनट का वीडियो देखकर, खैर ये तो आधे घंटे के आसपास का हो गया, पर 20 मिनट में पूरी थ्योरी रिवाइज करके 10-15 मिनट में आपको से कुछ क्वेश्चंस भी करा दिया करूंगा मैं। तो आधे घंटे पढ़कर और खुद से सेल्फ स्टडी कर आप नीट में 150 नंबर केमिस्ट्री में ला सकते हो। चलो वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, हasta la vista।